दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड़ ने मांगी माफी, बोले कभी कभी गलती हो जाती है। दरअसल शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड़ ने भगवान राम को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि भाषण देने के क्रम में उनसे गलती हो गई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में चल रही चर्चा के बीच उन्होंने भगवान राम की जीवन शैली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भगवान राम को मांसाहारी बताया था, जिस पर घमासान मच गया था। बीजेपी नेताओं ने उनके घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज करा दी। बयान को लेकर वो लगातार अपने रुख पर कायम थे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि अपने विवादित बयान के लिए उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भाषण के समय मैं बोलते चला गया, कभी कभी गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बदल दिया अपनी न्याय यात्रा का नाम, अब होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। 14 जनवरी से शुरू होने वाली इस यात्रा का नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी। इससे पहले इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा था। जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इंफाल से होगी। यात्रा 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपने विचार जनता के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस और पद यात्रा करेंगे। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी न्योता दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 67 दिनों में 6713 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यह यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके अंतर्गत 100 लोकसभा सीटें आएंगी। राहुल गांधी की यात्रा मुंबई में खत्म होगी। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा का नाम बदलकर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, वायनाड सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट से साफ कर दिया रुख। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा के बीच सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच सूत्रों ने बताया कि वायनाड सीट से फिर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से वायनाड सीट छोड़ने को कहा था। सीपीआई का कहना था कि वायनाड सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दी जाए, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, इस बार रायबरेली सीट छोड़ सकती हैं सोनिया गांधी। मेडक सीट से चुनाव लड़ाने के लिए प्रस्ताव हुआ पारित। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच में तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है कि वो तेलंगाना से चुनाव लड़ें। इसके बाद माना जा रहा है कि सोनिया गांधी रायबरेली की सीट को छोड़ सकती हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना के मेडक सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं। कांग्रेस नेता मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ें। उनके चुनाव लड़ने से पूरे दक्षिण भारत में पार्टी को फायदा होगा। सोनिया गांधी फिलहाल रायबरेली से सांसद हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है। सोनिया गांधी बीते 4 चुनाव में यहां से जीतती रही हैं। उनको हर चुनाव में यहां पर 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये सीट ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस के पास ही रही है। तेलंगाना कांग्रेस के प्रस्ताव को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। रायबरेली सीट सोनिया गांधी छोड़ती हैं तो क्या उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से यूपी की सीट से चुनाव लड़ने की अपील की है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली सीट को छोड़कर तेलंगाना के मेडक सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले पीएम मोदी ने 10 सालों में नहीं किया कोई भी बड़ा काम, हर संस्थान को कर दिया बर्बाद। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे माइलस्टोन कहा जा सके। वो यूपीए और कांग्रेस के जमाने की योजनाओं का नाम और रूप बदलने का काम करते रहे हैं। मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पीएसयू और बड़ी संस्थाओं को बेच रहे हैं। उन्होंने देश की लाइफलाइन रेलवे से लेकर हर संस्थान को तबाह कर दिया। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। मणिपुर में आज तक प्रधानमंत्री का ना जाना यह बताता है कि राष्ट्रीय सवालों पर वो कितनी गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अहंकार पाप और झूठ की उम्र सीमित होती है। हमारे नायकों ने सत्य के रास्ते पर संघर्ष का हमें जो मंत्र दिया उसी पर कायम रहते हुए हम इनको जवाब देंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें वोटर लिस्ट से लेकर पोलिंग बूथ के माइक्रो मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। घर घर जाना पड़ेगा, माइग्रेट वोटरों को वोट देने के लिए बुलाना होगा, एससी एसटी और ओबीसी वोटरों पर खास ध्यान देना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि हमें जो कुछ भी करना है उसके लिए अगले 3 महीने ही हमारे पास हैं। इसमें रात दिन एक करके हमें पार्टी के लिए जी जान से जुटे रहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं से कहा कि सारे मतभेद बुलाकर एक टीम के रूप में हमें केवल कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए काम करना है, उसी के लिए पूरी ताकत लगानी है और पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया तक ले जाने से बचना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार हर हाल में जीतना है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल और हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि ईडी की रडार पर हैं 5 राज्यों के कई विपक्षी नेता। दरअसल देश के लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इससे पहले 2 मुख्यमंत्री और कई बड़े विपक्षी नेता केंद्र एजेंसी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी लगातार इन नेताओं से पूछताछ के लिए समन भेज रही है। चुनाव से पहले अगर किसी बड़े विपक्षी नेता की गिरफ्तारी हो जाए तो कितनी सीटों पर असर होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। जब किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ चुनावी प्रचार में बदलाव आता है और उसकी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। 5 राज्यों के बड़ी विपक्षी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। अगर किसी विपक्षी नेता की गिरफ्तारी होती है तो इसका लोकसभा की 151 सीटों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इनमें दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार की सीटें शामिल हैं। यही नहीं, 206 लोकसभा सीटों पर सीधे बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोनों ही नेता अपनी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। केंद्र एजेंसी ईडी कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब तक 3 बार और मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी है, मगर दोनों मुख्यमंत्री अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दोनों ही नेता समन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार न कर सकें। आपको बता दें कि फिलहाल ईडी लगातार इन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का किया दावा तो शरद पवार ने कर दिया खारिज। बोले बीजेपी ने लोगों को दिया धोखा। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के 400 से अधिक सीटें जीतने संबंधी दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो कई राज्यों में सत्ता से बाहर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के श्रेणी में आयोजित पार्टी के एक सम्मेलन में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की और कई आश्वासन दिए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया और लोगों को धोखा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को अब इसका एहसास होने लगा है। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठित विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश में स्थिति बीजेपी के अनुकूल नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार 400 सीटें नहीं जीतेगी, जबकि बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी 400 सीटों से ज्यादा जीतेगी, लेकिन उन्होंने बीजेपी के दावे को खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने कर डाली बड़ी मांग। कहा संयोजक क्यों, नीतीश कुमार को बनाया जाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दरअसल जेडीयू कोटे से मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन सैनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग कर डाली है। इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं हुई, उससे पहले ही जेडीयू नेता ने यह बयान देकर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नेता मदन सैनी ने कहा कि समय पर सब कुछ हो जाएगा।
शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार सबसे अनुभवी और योग्य हैं, उनको संयोजक बनाया जाए, जबकि मुख्यमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि उनको किसी पद की लालसा नहीं है। उसके बाद भी इस तरीके का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री मदन सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि बिहार के नाते और मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते हम लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रदेश में काफी काम किया है। बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी इसका असर देखने को मिला है। चाहे जातीय जनगणना की बात हो या जल जीवन हरियाली की बात हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिसे दूसरे प्रदेश अपनाते हैं। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी सबसे योग्य और अनुभवी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। अगली बड़ी खबर, बिहार के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी की यात्रा बिहार भी आएगी। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की ये यात्रा बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान बिहार में 425 किलोमीटर की यात्रा होगी। बिहार में करीब 4 दिनों तक राहुल गांधी रुकेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी बिहार में 2 बार आएंगे। पहली बार अररिया पूर्णिमा से होते हुए बंगाल निकल जाएंगे, दूसरी बार वो सासाराम होते हुए बिहार में प्रवेश करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 67 दिनों में 6713 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके साथ ही मुंबई में यह यात्रा समाप्त होगी। अगली बड़ी खबर, इस बार राहुल गांधी की यात्रा होगी बेहद दिलचस्प, इंडिया गठबंधन के नेता भी होंगे शामिल। दरअसल इस बार कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। पहले इसका नाम भारत न्याय यात्रा था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात की खुद घोषणा की। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है और इसके लिए निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। जयराम रमेश ने यह दावा किया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति के लिए उतनी ही परिवर्तनकारी साबित होगी जितनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बार यह यात्रा बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी दल शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इस यात्रा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कल या परसों मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में चर्चा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को केंद्र सरकार गिरफ्तार करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास में सूचना है, लेकिन हम अपने सूत्र नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि ईडी सूत्रों के हवाले से कह रही है कि आज गिरफ्तार नहीं करेंगे, आज तो ऐसे भी गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि खेल खुल गया है, अब कल या फिर परसों गिरफ्तार करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2 साल से सुन रहे हैं कि दिल्ली में करोड़ों का शराब घोटाला हुआ है, जबकि एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ। हर दिन बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हमारे पोस्टर और होर्डिंग लगाने वालों तक से एजेंसियों ने पूछताछ कर ली। अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की साजिश बनी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वकील ने बताया है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एजेंसियां काम कर रही हैं। ये किस तरीके से काम कर रही हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले सभी लोगों की जांच बंद हो जाती है। दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन पर एजेंसियों की तलवार थी। बीजेपी ने भ्रष्टाचारी कह रही थी, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद एजेंसियां इनका भ्रष्टाचार भी भूल गई। आज अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और विजय नायर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो एजेंसी इन्हें भी भूल जाएगी। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, क्योंकि केजरीवाल ईमानदारी का दूसरा नाम है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी नौकरी ठुकराई है। बीजेपी चाहती है कि कैसे उनकी ईमानदारी को छीन लिया जाए, अरविंद केजरीवाल झुक जाएं और बीजेपी के पाले में आ जाएं। उन्होंने कहा कि यह देश और प्रजातंत्र के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सवाल करने वालों को अगर जेल में डाला जाएगा तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सौरभ भारद्वाज ने ऐलान किया है कि कल या परसों ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अगली बड़ी
खबर, राम मंदिर पर तेजस्वी यादव के बयान पर सुशील मोदी हो गए आग बबूला। बोले वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहें तो सारे मंदिरों और मस्जिदों को तोड़वा दें। दरअसल राजधानी पटना की सड़कों पर एक पोस्टर में बीजेपी नेता सुशील मोदी को संकट मोचक बताया गया है। इस पर सुशील मोदी ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का प्यार है। लंबे समय तक बिहार में काम करने की वजह से कई कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध हो गया है, इस वजह से यह पोस्टर लगाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जैसी ये सब बेकार की बातें हैं। राम अगर चाहते तो हर जगह अपने महल बनवा लेते। उन्होंने कहा कि बीमार होने पर अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर सुशील मोदी ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सारे मंदिरों और मस्जिदों को तोड़वा दें और अस्पताल बनवा दें। उन्होंने कहा कि जो बीमार पड़ेगा वो अस्पताल जाएगा, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए, तो उसको मंदिर की आवश्यकता है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राम और रोटी दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आदमी को राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए, आदमी को ईश्वर की प्रार्थना भी चाहिए। राम मंदिर से अगर दिक्कत है तो फिर तिरुपति क्यों गए थे? हिंदुओं की आस्था को चोट और ठेस पहुंचाना इंडिया गठबंधन का मकसद है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के बयान का नीतीश कुमार की पार्टी ने किया समर्थन। कहा बीजेपी की कृपा से नहीं बना राम मंदिर, बीजेपी ने बताया सनातन का अपमान। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ बीजेपी ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में हिंदू विरोधी बयान देने की होड़ मची है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान हास्यास्पद है, सनातन का अपमान कर रहे हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी। तो वहीं तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी के राजनीतिक कृपा से राम मंदिर नहीं बना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आखिर इसका क्यों क्रेडिट ले रही है? तेजस्वी यादव की भाषा को मत देखिए, उनके भाव को देखिए। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस में मचा घमासाना। अधीर रंजन चौधरी बोले ममता बनर्जी से सीटों की भीख मांगने कौन गया? दरअसल पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चल रही तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की ओर से 2 सीटें ऑफर करने पर बेहद नाराजगी जताई और जबरदस्त हमला किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनसे भीख मांगने कौन गया है? हमें पता नहीं क्या हमारे पास 2 सीटें हैं? ममता बनर्जी से कौन सीटें मांग रहा है? हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी की सेवा में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में घमासान मचा है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में की स्नॉर्कलिंग। बोले जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये आनंददायक अनुभव था। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र किनारे सैर की तस्वीरें भी शेयर की। फोटो में पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे समुद्र का नजारा देखते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इसमें आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से लाभान्वित लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे की फोटो शेयर करते हुए कहा कि लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये परंपराओं की एक विरासत है और इसके लोगों की भावना का एक प्रमाण है। मेरी यात्रा सीखने बढ़ने की एक समृद्ध यात्रा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच में रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। उन्होंने कहा कि मैं द्वीप के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।